हेलो गाइस, दिस इज यश। आज हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में क्विज भी है, उसके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। जिसके आंसर सारे सही होंगे उनका जो नाम है मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। और आपको इस वीडियो के जो नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी तक हम लोग प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके हैं। ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग जो महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो टाइम पीरियड चलेगा ये 319 से लेके 550 ईस्वी तक चलेगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस काल को सबसे ज़्यादा आप लोग को मालूम होगा कि इस काल को स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर का विकास हुआ था, बहुत सारे साहित्य वगैरह लिखे गए थे। आपको बहुत सारी जानकारी इसमें देखने को मिलेगी और महान महान शासक देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर हमें ये जो काल है इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, आखिर सोर्स क्या क्या है। देखिए, जो गुप्त वंशीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत जो है वो आपको साहित्य देखने को मिलेंगे, साक्ष्य और जो अभिलेख देखने को मिलेंगे, और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने भी हमारे इतिहास के बारे में काफी कुछ लिखा था। सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में या पुराणों के बारे में जो हमको स्रोत मिले हैं। इसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण और जो विष्णु पुराण है, ये इसमें जो है ना, जो प्रारंभिक शासक थे उनके बारे में हमको अच्छे से जानकारी देखने को मिलती है। स्मृतियों में बात करें तो नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, ये सारी आपको देखने को मिलेगी। और इनमें उस समय की जो गुप्त काल में जो वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, उसका इतिहास क्या क्या था, इसके बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। अब जैसे वहाँ का समय में समाज कैसा था, वहाँ पर विवाह कैसे हुआ करते थे, महिलाओं की स्थिति कैसे हुआ करती थी, इंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज़ करते थे, खाना पीने के लिए क्या यूज़ करते थे, ट्रेड वगैरह कैसे हुआ करता था, ये सब आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी? ये यहीं से मिलेगी। यही साहित्यिक स्रोत हैं, जो स्मृतियाँ वगैरह हैं, यहाँ से जानने को मिलेगी। बुद्ध ग्रंथ में आपको आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और जो वसुबंधु चरित्र में आपको गुप्त वंशीय इतिहास के बारे में जो है इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिलेगी। जैन ग्रंथों के बारे में बात करें तो जो हरिवंश पुराण है और जो कुबलय माला जो है, उससे गुप्त वंशीय इतिहास की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अभिलेख साक्ष्यों के बारे में बात करें तो इसमें जो है गुप्तों के अभी तक जो है हमको 42 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, और इसमें से आप देखेंगे कि 27 प्रस्तर हैं, यानी कि पत्थर पे बने हुए हैं, और जो 14 है वो ताम्र हैं, और एक लोहे का स्तंभ हमको देखने को मिला है। इसमें आप लोग प्रयाग प्रशस्ति पत्र मेन आपने सुना होगा। उदयगिरी में भी हमको कई सारे, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं आपको एमपी में देखने को मिलेगी, विदिशा साइड, तो वहां पर भी आपको जो है ये देखने को मिले हैं इनके अभिलेख वगैरह। ठीक है, तो वहां से भी हम लोग को उस समय के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण से, विदेशी यात्री भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर कुछ समय तक रहे, कई सालों तक रहे, और इसके बाद फिर यहाँ के बारे में जाना, समाज कैसा था, बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने विवरण में बताई हैं। जैसे कि फायान हैंसांग जो कि चीनी यात्री थे, इत्सिंग अल्बरूनी थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस टाइम के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए हमको वहां से भी इनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। ये जो गुप्ता एम्पायर था ये आखिर स्टार्ट कैसे हुआ था? लास्ट टाइम हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़े थे, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़े थे, तो वो आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलेगा। जो स्थानीय जो राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने लगे थे, और विदेशियों के भी बहुत आक्रमण हुए थे। तो एक जो संपूर्ण हम लोग भारत की बात करते हैं वो स्वरूप आपको नहीं देखने को मिलेगा। जबकि हम लोग मौर्य साम्राज्य में देखेंगे तो उस समय में जो पूरा भारत है, एक भारत वाला जो रूल था वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब पूरे भारत को एक करने का काम करा था मौर्य काल ने, लेकिन ये जो काम था वो मौर्योत्तर काल में नहीं हो पाया। तो फिर जब ये गुप्त एम्पायर आया तो गुप्त एम्पायर में ये जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करते थे या स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, इनको अपने अंदर मिलाने की कोशिश करी और एक बड़ा साम्राज्य बनाया, जो कि आपके सामने ये आपको देखने को मिल रहा है। ये है गुप्ता एम्पायर। तो इसने भी हमारे भारत में कई समय तक राज्य किया था। आज हम लोग इसी के बारे में कौन कौन से रूलर आए थे इसमें वो देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम नहीं था। देखिए, बहुत सारे बुक में लिखा है कि चंद्रगुप्त प्रथम है, लेकिन इसके जो संस्थापक थे ना गुप्त साम्राज्य के, वो श्रीगुप्त थे। ओके, इनका जो शासनकाल रहा था वो 275 से लेके 300 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आपको याद रखना है, 275 से लेके 300 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद जो इनके पुत्र हुए थे उनका नाम था घटोत्कच। ओके, घटोत्कच के पुत्र हुए थे चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के जो पुत्र थे वो चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे, जो कि प्रथम शासक बने थे। अभी उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर आप ये मैप से देखिए, ये वाला जो है ये आपको एरिया पूरा गुप्ता एम्पायर का दिख रहा है। इसके समकालीन हुण भी थे और वाकाटक डायनेस्टी वाले भी थे, और आपको ध्यान रखना है। और जो कालवारास डायनेस्टी वाले, ये सब इनके समकालीन थे। आप इनका जो है मैप में देख सकते हैं लोकेशन।
और ये वाले मैप भी देख सकते हैं, ताकि आप जब गूगल में सर्च करेंगे ना तो आपको ये सारे मैप देखने को मिलेंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, सब एक ही चीज़ दर्शा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो घटोत्कच के पुत्र थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल रहा था 319 से लेकर 335 ईस्वी तक। आपको ध्यान रखना है, ये शासनकाल भूलने नहीं है, ये सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना तो आपको हिस्ट्री में कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को जो है सन याद नहीं होते हैं, एक बार इनका सीक्वेंस आप इनकी विशेषताओं से इनको पढ़िए, इनकी जो विशेषताओं से आप इनको पढ़ेंगे और इनके शासनकाल को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस आपको एक बार लिखने की देरी है। अभी आप इसके नोट्स मत बनाइए, जब मैं इसको एक बार समझा दूँ ना उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ को देख के आप शॉर्ट नोट उसके बना लेना। तो देखिए, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनको वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। ओके, तो देखिए ये जो थे गुप्त वंश के प्रथम महत्वपूर्ण राजा हुए थे, और इन्होंने, ये पहले गुप्त वंश के ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण करी थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। याद रखना है, इसमें आपको भूलना नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो 319 में जो है गुप्त संवत का प्रचलन किया था। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कनिष्क के टाइम में, तो उस टाइम अपन ने शक संवत और विक्रम संवत, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होता है, ये जो है उन्होंने भी चलाया था। तो इसी तरह ये जो गुप्त एम्पायर है, ये गुप्त एम्पायर में जो ये चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने गुप्त संवत को स्टार्ट किया था, गुप्त संवत चलाना शुरू किया था। याद रखना है आप लोग को, किसने चलाया था गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ओके, देन बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, और इस उपलक्ष्य में इसने जो है स्मारक स्वर्ण मुद्रा जारी करी थी, और जिससे गुप्त जो चंद्रगुप्त है और जो कुमार देवी का चित्र अंकित है, और इसी मुद्रा की दूसरी तरफ जो है आपको लिच्छवीय शब्द अंकित देखने को मिलेगा। ओके, याद रखना है कि अगर हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम गुप्त एम्पायर में जो मुद्रा चलाने का, कॉइन चलाने का, सोने की सिक्का चलाने का जो शुरुआत किसने करी थी, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। याद रखना है, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। देन इसके बाद आया था समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र था, आपको ध्यान रखना है। तो ये समुद्रगुप्त वंश का जो है एक सबसे महान शासक था। अगर आप लोग कहें कि सबसे महान शासक, इसके बाद वैसे विक्रमादित्य भी आते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त की अपने आप में ही एक विशेषता है। तो ये महान शासक था जिसकी जो है उपलब्धियां जो है हरिशेन द्वारा जो रचित है प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वहाँ से प्राप्त होती है। देखिए, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये इलाहाबाद, देखिए जिसका पहला नाम पहले इलाहाबाद नाम था, लेकिन अब जो है उसका नाम प्रयागराज है ना, तो उसका नाम चेंज हो गया है। तो यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा जानकारी हमको समुद्रगुप्त के बारे में जानने को मिलती है। जो हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है उसमें, हरिशेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो है क्रमिक विजयों का उल्लेख लिखा हुआ है, और विदेशी राज्यों से कैसे संबंध है इसके, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अंत में जो है विदेशी राज्यों के संबंध का उल्लेख मिलता है, और ये विदेशी राज्य थे जैसे कि देवपुत्र शाही, शानुशाही। ओके, तो थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देख लेना। ये कुषाण वंश से थे, और इसके बाद शक से लंका जो श्रीलंका है, और जो सार्वद्वीपवासी जो कि जावा सुमात्रा, जो हमारा फिलीपींस वाला जावा द्वीप आपने सुना है ना, तो वो जावा द्वीप में द्वीप वाला हिस्से से भी हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ओके, देन देखते हैं हम लोग चीनी ग्रंथों से ये ज्ञात होता है कि जो समुद्रगुप्त का समकालीन जो राजा था लंका का, उसका नाम था मेघवर्ण। तो जो समुद्रगुप्त के समकालीन लंका में कौन सा राजा था, तो वो था मेघवर्ण। आपको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत उपहारों के साथ जो है इसने अपने राजदूत समुद्र के पास भेजे थे, समुद्रगुप्त के पास भेजे थे, समुद्र के पास नहीं, समुद्रगुप्त के पास। ओके, तो देखिए समुद्रगुप्त की विजय के आधार पर जो है इतिहासकार जो स्मिथ है, इसकी जो विजय मतलब कितनी विक्ट्री हुई है, कितने बार वो जीता है, उसके आधार पर जो इतिहासकार स्मिथ हैं उन्होंने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आप लोग ये तो याद रख लेते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन ये किसने कहा है, वो इतिहासकार स्मिथ ने कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि समुद्रगुप्त की विजयों के आधार पर, विक्ट्री के आधार पर। याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। इसके बाद इसने कुछ मुद्राएं चलाई थी। तो देखिए, मुद्राओं से ज्ञात होता है कि जो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसकी जो मुद्राएं हैं उसमें अश्वमेध यज्ञ का कुछ उल्लेख देखने को मिलता है। तो कुछ मुद्राओं में जो है इसे बीणा बजाते हुए चित्रित किया हुआ है। इससे ये पता चलता है जो बीणा बजा रहा है तो ये जो है एक संगीत प्रेमी भी था, कला प्रेमी भी था, ठीक है। और समुद्रगुप्त स्वयं कवि और विद्वान था, और प्रयाग प्रशस्ति से इसे जो है कविराज की कहा गया है। तो देखिए, कविराज किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम वो कितना प्रोटेक्ट करता था या प्रोटेक्शन प्रदान करता था जो कल्चर है उस टाइम का, या आर्ट है जो उसके स्थापत्य है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये उसकी कॉइन है, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद जो अगले आए थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय।
इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनका जो शासनकाल रहा है वो 375 से लेके 412 ईस्वी रहा है, ओके। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रख लेना है। महान विजेता के रूप में इनको जाना जाता है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 में मालवा व गुजरात के शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके इसके राज्य को जो है अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजय के उपलक्ष्य में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। तो इन शकों को जीतने के बाद जो है उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। तो याद रखना है विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करी थी, शकों के विजय करने के बाद, ओके। शकों के अहंकार को चूर करने के कारण जो है इसे शकारी कहा गया। तो शकारी किसको क्यों कहा गया, जो चंद्रगुप्त द्वितीय वो उसने शकों के अहंकार को चूर कर रहा था, इसके कारण उसे शकारी कहा गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उज्जैनी में गुप्तों को प्राप्त हुई जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और जो कि उज्जैनी वहीं पर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। आज समय जो उज्जैन है ना, वही उसके आसपास का एरिया, विदिशा वगैरह और भी एरिया आ जाते हैं उसमें। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है इसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी, और जिसे साम्राज्य की पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सकता था। तो पश्चिमी क्षेत्र में, जो राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में नियंत्रण रखने के लिए उसने कौन सी राजधानी बनाई थी दूसरी, तो उसने उज्जैनी को ही बनाई थी। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने जो है बंगाल पर भी विजय प्राप्त करी थी। वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में बात करें तो इसने वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए थे, जबकि लास्ट टाइम हमको ये है मौर्य साम्राज्य में देखने को मिला था। इसके बाद बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नागा से विवाह किया था, और जो कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का जो है वो विवाह वो बाकाटक वंश के साथ जो है रुद्रसेन द्वितीय से किया कर दिया था उसने। बाकाटक वंश आपको मालूम है उसी के समकालीन था दक्षिण में, ओके। तो ये जो राजा भोज की रचना श्रृंगार प्रकाश में उल्लेख मिलता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को जो है अपना राजदूत बनाकर जो कुंतल नरेश कुकुस्थी बर्मन के दरबार में भेजा था। और बात करें इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में कि तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख में जो है हमें परम भागवत कहा गया है। तो देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख में जो विक्रमादित्य है उसको परम भागवत कहा गया है। इंपॉर्टेंट है कि परम भागवत किसे कहा गया है, तो वो विक्रमादित्य को यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो चीनी यात्री फायान आया था जो कि 16 वर्षों तक रहा था, कब से कब तक, 399 से लेके 415 ईस्वी तक, ओके। ये आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि कौन से ट्रेवलर किसके समकालीन आए थे, किसके दरबार में आए थे, क्या क्या शासनकाल था, कितने समय के लिए रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फायान आया था विक्रमादित्य के टाइम में। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है अन्य नाम आपको देवराज, देवगुप्त और विक्रमांक देखने को मिलेंगे। तो ये जो है ये उपाधि थी उनकी, आपको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद कुमारगुप्त आए थे। तो कुमारगुप्त का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 415 से लेके 455 तक। ये देखिए पूरा सीक्वेंस लाइन से चला आ रहा है ताकि आपको एक भी कंफ्यूजन ना हो। लाइन से आप लोग देख लेना, क्योंकि लास्ट में जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा ना मैं आपको पूरा एक रिवाइज भी करवाऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के मृत्यु के बाद जो है 3 वर्ष तक शासक कौन था, इस संबंध में जो है निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए इसके बीच में आपको थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा। तो सोर्स वहाँ उस टाइम में नहीं मिल पाया, इसलिए इसको कहना मुश्किल है कि कौन शासक था। वैशाली से प्राप्त मुद्राओं में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पुत्र थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र गोविंद गुप्त को युवराज कहा गया था, और हो सकता है कि यही जो है 3 वर्ष तक शासक रहे होंगे, ओके। गुप्त शासन के जो क्रम में इसकी जो प्रारंभिक तिथि गुप्त संवत जो कि 96 थी, अगर ईस्वी में देखें हम लोग तो ये जो था 415 ईस्वी था, ठीक है। इसके रजत सिक्के से जो है इसकी अंतिम तिथि गुप्त संवत 136 से प्राप्त होती है हमें, मतलब कि 455 ईस्वी मिलती है। और जो कुमारगुप्त को जो कि पैतृक संपत्ति के रूप में जो साम्राज्य में मिला उसे सुरक्षित रखा हुआ था। कुमारगुप्त के समय जो नर्मदा नदी के तट में निवास करने वाली जनजाति थी पुष्यमित्रों, उनका विद्रोह हुआ था। युवराज स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित कर इनका अंत कर दिया था। और इसके बाद देखें कि इनकी एक मुद्रा में जो है अश्वघोष महेंद्र शब्द अंकित मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इसने जो है अश्वमेघ यज्ञ किया था। कुमारगुप्त ने नालंदा और एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, जो कि आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में कि जो
नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है कुमार गुप्त ने करवाया था। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त, जो कि 455 से लेके 467 ईस्वी तक रहा था। स्कंदगुप्त वंश का जो था वो अंतिम महान सम्राट था, अंतिम शासक नहीं था लेकिन महान सम्राट था। अंतिम को था अभी मैं आपको बताऊंगा। स्कंदगुप्त ने जो है हुणों को पराजित करा था, जो कि आपको ऊपर वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको हुणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो है इसने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण करी थी। आप देखिए यहाँ पर आपने लास्ट टाइम जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो तो विक्रमादित्य था, लेकिन इसने ऐसा कौन था जिसने हुणों को हराकर जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? वो था स्कंदगुप्त। और जबकि हमने वो वाला जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी वो शकों को हराने के बाद उसने जो धारण करी थी विक्रमादित्य की। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप विक्रमादित्य पूछा जाए तो कभी आप स्कंदगुप्त लगाए हैं कभी वो, ठीक है। यहाँ पर स्कंदगुप्त के लिए जो बात हो रही है हुणों के लिए बात हो रही है, और वहाँ पर शकों के लिए बात हो रही थी विक्रमादित्य की उपाधि के लिए, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्कंदगुप्त ने जो है जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सौराष्ट्र, जो कि गुजरात है आज, जो आपका कच्छ वाला एरिया वो पूरा गुजराती कह दो आप, तो स्थित जो सुदर्शन झील है वो टूट गई थी। तब इसे जूनागढ़ के नगर प्रशासक चक्रपालित की देखरेख में जो है जीर्णोद्धार किया गया था। तो स्कंदगुप्त के टाइम ही जो है इसका जीर्णोद्धार किया गया था, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जो है 8 उत्तराधिकारियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो क्या है कि संभाल नहीं पाए, कमजोरी थे। तो विष्णुगुप्त जो थे वो अंतिम शासक थे गुप्त साम्राज्य के, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने जो अभी तक पढ़ लिया, ये एक पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ ली कि किस तरह से कौन कौन से राजा है, क्या क्या उन्होंने कार्य करा। अब देखिए यहाँ पर आपको उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन भी सब पता होना चाहिए। अगर आप लोग यूपीएससी और पीएससी वाले हैं और एसएससी और रेलवे वाले भी हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट देगा कि प्रशासन में कौन कौन से पदाधिकारी क्या क्या काम करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो शासन की दृष्टि से जो गुप्त साम्राज्य का स्वरूप ऐसा था कि जो गुप्त वंशीय समाज को आधिपत्य स्वीकार करते हुए अनेक राजा अपने क्षेत्र में जो स्वतंत्रता पूर्वक शासन करते थे। अब थोड़ा देखिए इसको समझिए क्या, जैसे हमारे इधर केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ठीक है। राज्य सरकार हैं बहुत सारे, तो राज्य सरकारों को कुछ फ्रीडम दिया हुआ है, लेकिन पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे स्टेट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची आप लोग पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार ही वो काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा हुआ, इस टाइम ऐसा क्या होता था, ये जो राज्य थे ये हर काम के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे, लेकिन आधिपत्य जो नाम हुआ करता था वो मेन राजा का हुआ करता था, सेंट्रल का हुआ करता था। मतलब मान लो मैं आपको जैसे कोई घर दे दूं, ठीक है, आप इसमें रहो, आपको जो करना है, लेकिन वो घर मेरा कहलाएगा, ठीक है। ये ऐसा समझ गए आप लोग? ओके, तो देखिए जो गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट में केंद्रित था और सैद्धांतिक रूप से ये जो है ये सभी शक्तियों का स्रोत था। और गुप्त शासक अपने को महाराजाधिराज, परमेश्वर और जो परम भट्टारक और परम भागवत, परम देवता, पृथ्वीपति, सम्राट, चक्रवर्ती आदि से विभूषित करते थे। और अगर हम लोग देखें राजा के देवत्व की कल्पना इस युग में जो है अधिकाधिक लोकप्रिय थी। हाँ, ये वाला जो काल था ना गुप्त काल, इस टाइम में जो है राजा को एकदम देवता समान मानते थे, और सबसे ज़्यादा इसी काल में हुआ है। अभी आप देखना जितने भी अंधविश्वास आए थे, जितना भी ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह आई है, और जितना भी आप देख लेंगे महिलाओं की स्थिति गिरना शुरू हुई है, वो इसी काल से हुई है। लेकिन फिर भी इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, तो वो अभी हम लोग देखेंगे, अभी आगे देखना, आपको समझ में आएगा काफ़ी अच्छे से। देखिए इसके जो है प्रमाण याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति में आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। गुप्त काल में जो है मंत्रियों का जो पद हुआ था वंशानुगत होता था, मतलब मंत्री का बेटा ही मंत्री बनता था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था। ओके, तो जो है करमदंड अभिलेख से उल्लेख मिलता है कि जो कुमारगुप्त प्रथम के जो मंत्री थे पृथ्वीसेन का पिता, वो शिखिर स्वामीन चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री रह चुका था। तो मतलब वही वंशानुगत चलते आ रहे थे भैया, क्या कर सकते हैं। और आज भी है, आज भी जो हमारी जाति वगैरह बटी हुई है तो वंशानुगत है ना। आपका जो सरनेम है वो आपको घर से ही मिला ना, और कहीं से तो नहीं मिला ना, कहीं से उधार तो लिया ही नहीं है आपने। तो ये वंशानुगत जो है आज भी हमको हमारे सोसाइटी में देखने को मिलती है। साम्राज्य के जो है मुख्य पदों का काम करने वाले जो अधिकारी थे उनको जो है कुमार मात्य कहते थे। कुमार मात्य किसको कहा जाता था? जो कि साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारी थे। अभी मैं और अच्छे से अधिकारियों को पॉइंट वाइज बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए मेरी वीडियो में आप बिल्कुल भी याद करने की, भूलने की कोई भी टेंशन ना लीजिए करिए, बस आप सुनते जाइए। आपको सुनते काफ़ी सारा चीज़ याद हो जाएगा। जब आप क्विज लगाएंगे ना तो आपको देखना फटाफट आपको बनेंगे आपको, लेकिन हाँ रिवीजन जरूर करना है। देखिए रिवीजन नहीं करोगे ना
तो ये दिमाग से स्लिप हो जाएगा, कोई मतलब नहीं आपका पढ़ने का, वीडियो देख लिए कोई मतलब नहीं, है ना। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो आपको देखना जरूर पड़ेगा अच्छे से। प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात करें तो देश के शासकों को गोप्ता और भुक्ति के शासकों को जो है औपरिक महाराज कहा जाता था। इन्हें भौगिक राजपुत्र एवं जो है देव भट्टारक के नाम से जाना जाता है। स्कंदगुप्त के जो जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि जो जूनागढ़ का जो नगर प्रशासक था वो चक्रपालित था। ग्राम के मुखिया को जो है ग्रामपति, महत्तर और ग्राम भोजक कहा जाता था। आपको ध्यान रखना है कि जो ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामपति कहा जाता था। इसके बाद भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करें, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा हुआ करता था उस टाइम, तो गुप्त काल में जो है राजकीय आय का जो प्रमुख स्रोत हुआ करता था वो लैंड टैक्स हुआ करता था। तो भूमिकर को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त साम्राज्य में भाग को क्या कहा जाता था, लैंड टैक्स कहा जाता था, लैंड रेवेन्यू कहा जाता था, भूमिकर कहा जाता था। तो भाग की जो रेट रहती थी वो 1/6 होती थी, याद रखना है। गुप्त काल में जो है नगद कर को जो है हिरण्य कर कहा जाता था। जो नगद होता था, कैश रहता था, उसको हिरण्य कर कहा जाता था। इंटरेस्टिंग है ना, हिरण्य कर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं गुप्त काल में जो नगद टैक्स है उसको कैश टैक्स हो। अब बात करते हैं जो गुप्त काल में प्रमुख अधिकारी हुए हैं उनके बारे में। जैसे उनके विभाग कौन कौन से थे, जैसे हरिशेन आपको मालूम है, प्रयाग प्रशस्ति पत्र नहीं बोल रहा हूँ, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो लिखा हुआ है उन्होंने। तो समुद्रगुप्त का जो है संधि विग्रह और महादंडनायक थे ये, और जिसने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी थी। प्रयाग प्रशस्ति पत्र बार बार निकल रहा है, तो आप वो पत्र नहीं समझिए, वो अभिलेख है ना, उसकी रचना करी थी। वीरसेन शेव चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह था, और शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है मंत्री व कुमारमात्य था। पृथ्वी सेन जो कि कुमारगुप्त का मंत्री व कुमारमात्य था, और जो आम्रका दर्भ जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अब गुप्त कालन में जो है प्रमुख पदाधिकारी, देखिए ये वाला जो है ना, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि आपको ये रटना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो थी ये कौन से ये इनका काम क्या था, ये किस विभाग से संबंधित थे। डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। जैसे कि सर्वाध्यक्ष ये केंद्रीय सचिवालय का प्रधान हुआ करता था। महाबलाधिकृत जो है सैनिक अधिकारी हुआ करते थे। ऐसे आपको ये सबका याद रखना है। दंडपाशी, महामहीपति, महाअश्वपति जो है अश्वरोही सेना का प्रमुख हुआ करता था, मतलब घोड़ों की सेना का प्रमुख हुआ करता था। ये सब रट लो अच्छे से, है ना। मैं पक्का क्वेश्चन पक्का है इससे, है ना। ऐसा भी नहीं है कि यही पढ़ लेना है, ठीक है, और पूरा पढ़ना है, बाकी लेक्चर भी काम के हैं। ओके, राजाओं की उपाधि, जैसे हर्ष के राजा हर्ष ने अपनी उपाधि राजपूत जो है शिलादित्य रखी थी। महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि पल्लव थे। देखिए इसमें जो है ना आपको थोड़ा दक्षिण राज्य के भी नाम दे दिए हैं। दक्षिण राज्य वैसे अभी हम लोग कवर करे नहीं है, उसको भी कर लेंगे, जैसे चोला चेरा पांड्या ये वगैरह वगैरह जो है वो हम उसको कवर करेंगे। ये उनकी उपाधि है, इनको देख लीजिएगा आप लोग, पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रसिद्ध विद्वान और उनके संरक्षक, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे राजा क्या हुआ करते थे, उनके दरबार में जो कवि वगैरह हुआ करते थे, यानी कि जो कल्चर का, आर्ट का संरक्षण करते थे या उसको प्रमोट करते थे। तो ये जो राजा ना उनको संरक्षण प्रदान कर देते थे, जिससे वो सेफ रहते थे और हमारा जो कल्चर था वो काफ़ी हद तक बचा रहता था। ये आपसे पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्यों इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इन्हीं के संरक्षण के कारण ही जो हमारी आर्ट एंड कल्चर है उसको, संस्कृति को बचाए हुए रखा। ओके, तो ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे उदयराज विद्वान को जो है गुजरात के महमूद बेगोड़ा से संरक्षण प्रदान हुआ था। नागार्जुन को कनिष्क से मिला था। अमर सिंह को जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से मिला था। रवि कीर्ति को जो है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य और बादामी के जो शासक थे उनसे मिला था। बागपति कन्नौज के यशोवर्मन से मिला था। ऐसे ही चंद्रबदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान, और डांडी से जो नरसिंह वर्मन का मिला था। देखिए ये अभी जो है ये मिडिवल हिस्ट्री में भी आ जाएंगे आपके, डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। भैरवी यानी कि शैव विष्णु पल्लव। ओके, इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, जैसे कल्याण जो कि हर्ष ने इसका संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने राजतरंगिनी बुक लिखी थी जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया जाता है। फिर दूसरी मोहम्मद गजनवी इसको लेकर आया था। अमीर खुसरो जो बलबन अलाउद्दीन खिलजी तक रहा था। और आपको मालूम है अमीर खुसरो ने ढोल तबले का आविष्कार करा, कई हारमोनियम का आविष्कार करा, बहुत सारी रागें वगैरह निकाली। खैर बात करेंगे उनके बारे में भी। और जो देखिए अजमेर का शासक था पृथ्वीराज तृतीय, और इस पृथ्वीराज तृतीय को ही जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, जो कि कह सकते हैं कि हमारे भारत का अंतिम शासक था, इंडिया वाला शासक था। ओके, इसके बाद तो फिर मुसलमान लोग आ गए थे। ओके,
बात करते हैं गुप्तकालीन कल्चर के बारे में, आपको ध्यान रखना है कल्चर के बारे में, ठीक है। कल तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, साहित्य से स्टार्ट करते हैं। तो इस युग में जो है संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ था। जो हरिशयन गुप्तकाल का प्रकांड विद्वान हुआ करता था, जिसकी एक अभिलेख रचना प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि चंपू शैली में लिखी गई थी। कितना इंपॉर्टेंट, कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग नाम है ना, चंपू शैली में। चंपू शैली ये कौन सी शैली हुई? तो चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति जो है अभिलेख लिखा गया है, किसके द्वारा? हरिशयन द्वारा। याद रखना है आपको, इसको भी भूलना नहीं है, ओके। देन बात करें, जो कालिदास संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने 7 रचनाएं करी हैं। इन 7 रचना के नाम याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और जो विक्रमोर्वशीयम है, ये नाटक हैं तीनों। और जो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, ये महाकाव्य हैं उसके। और जो लघु काव्य हैं वो ऋतु संहार और मेघदूत, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, निम्न में से कालिदास के कौन से नाटक हैं। नाटक में आपको ये नीचे वाले ऑप्शन दे देगा, फिर आप बोलोगे कि यार ये भी रचना है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो विशाखादत्त कृत जो मुद्रा राक्षस है और जो देवी चंद्रगुप्त, इस युग के जो है विशिष्ट रूप से राजनीतिक नाटक हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा साइंस भी होती थी उस टाइम, बिल्कुल होती थी। देखिए इस समय में जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट आपको देखने को मिलेंगे। आर्यभट्ट आपको मालूम है जो शून्य का आविष्कार करा था। और देखिए आप भी आगे देखते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में जो है वृत्त, त्रिभुज आदि सिद्धांतों के लिए दशमलव प्रणाली, बीजगणित जो हम लोग देखते हैं, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जो देखते हैं, ये इन्हीं ने तो खोज करे थे। और अभी अगर हम लोग देखते हैं तो वेस्टर्न वाले पूरा क्रेडिट ले जाते हैं, जबकि हमारे इधर तो ये पहले हो ही गई थी। इसके बाद बात करते हैं उस टाइम में फिलोसफी के बारे में, दर्शन के बारे में। तो दर्शन जो होते थे वो 6 प्रकार के दर्शन हुए थे, वो इसी टाइम से निकल कर आए थे। आप लोग देखते हैं चरक, कणाद और ये आर्यभट्ट वगैरह, इन सब लोग ने जो है अपने अपने अलग अलग दर्शन दिए थे। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे, इस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। जैसे सांख्य दर्शन है, इसके प्रवर्तक कपिल देव थे, ठीक है। न्याय दर्शन के जो थे अक्षपाद गौतम थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। वैशेषिक के जो थे कणाद, इनको या उलुग बोला जाता है। और बात करें पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा या वेदांत के जो थे बद्रायण थे, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देन बात करते हैं जो आर्यभट्ट ने जो है पाई का मान जो है 3.1416 बताया था। और आधुनिक सिद्धांत में जो है सर्वनिकटक है। आपने देखा होगा ना 22/7, अगर आप वो करते हैं तो क्या निकलता है, 3.141 ही तो निकलता है पाई का मान। आप लोग मैथ पढ़े हो सभी लोग 10th में, तो 10th में पाई का मान क्या लगाते थे हमेशा एग्जाम में, तो वो आर्यभट्ट का कितने पहले दे गए और आज के मान पे कितना एकदम सटीक है ना। तो ये है हमारे इंडिया की पावर। हालांकि पावर तो बहुत है, अगर नालंदा विश्वविद्यालय नहीं चलता तो आपको मालूम ही है बहुत सारी चीज़ें हो जाती, ओके। देन बात करते हैं, इन्होंने जो है सौर वर्ष की जो है लंबाई इतनी इतनी बताई थी। और बात करें ये जो आधुनिक जो सर्व सिद्धांत है उसके बिल्कुल भी आपको पास देखने को मिलेगी। मतलब आप समझ रहे हैं उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी ना होने के बाद भी इतना एक्यूरेट बताना कितनी बड़ी बात है। ये एकदम एक सा चमत्कार जैसा लगता है। इन्होंने जो है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी और साथ ही ये बताया था कि पृथ्वी गोल है। अब देखिए हम लोग जो हैं जब कोपरनिकस आए, जब बाद में जो गैलीलियो वगैरह आए, इन्होंने जो बताया कि जो सूर्य के इसके चक्कर लगा रहे हैं, इसका शेप ऐसा है, अरस्तु वगैरह जो इन्होंने बताया, इन्होंने कितना टाइम पहले यही बता दिया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का खुद का गुरुत्वाकर्षण है। वो जरूरी थोड़ी ना है कि सूरज ही पृथ्वी के चक्कर लगा रहा हो, ये भी लगा सकती है पृथ्वी सूर्य के चक्कर। तो उस समय एक मतलब ब्राह्मण धर्म से होना और इस तरीके से ये बताना, वो कितनी बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं आप लोग। इससे आपको ये पता चल सकता है कि उस टाइम का जो हमारा समाज हुआ करता था, उस समय जो लोग हुआ करते थे वो सिर्फ धार्मिक नहीं हुआ करते थे, अंधविश्वासी नहीं हुआ करते थे, साइंटिफिक बेस्ड थे, सेकुलर भी हुआ करते थे। आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ, ओके। बरामीर ने पंचरस सिद्धांतिक में जो है ज्योतिष के जो है 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो और जो गुप्तकाल के प्रसिद्ध चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी हुए थे। देखिए अभी हम लोग जो हैं 9 रत्नों को पढ़ेंगे ना, चंद्रगुप्त, अभी 9 रत्नों को, तो 9 रत्नों में इन्हीं सबका नाम आएगा जो इसके गुप्त समय में गुप्त काल में प्रमुख थे। इन 9 रत्नों के कारण, इन सब में इतनी सारी घटनाएं होने के कारण, इंपॉर्टेंस होने के कारण इसको जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। अभी क्यों कहा जाता है वो भी 10 पॉइंट में आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। देखिए पूर्वी तुर्किस्तान में जो है नवीनतंग नामक जो है एक आयुर्वेद का ग्रंथ मिला है, जिसकी रचना जो है गुप्त काल में ही हुई थी तुर्किस्तान में, ओके।
देन बात करते हैं गुप्त काल में जो है, गुप्त काल में जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी हुए थे। धन्वंतरी भी गुप्त काल में ही थे। और पूर्वी तुर्किस्तान ने जो है नवीन तक जो है नामक एक जो है आयुर्वेद ग्रंथ की रचना करी थी, जिसकी रचना गुप्त काल में ही हुई थी। देन बात करते हैं स्थापत्य कला के बारे में। ओके, तो देखिए प्रथम चरण में जो है बौद्ध चेतों का जो अनुकरण करके जो है मंदिर का निर्माण किया गया था। मतलब बौद्ध जो कल्चर उस टाइम हुआ करता था, गंधार शैली वगैरह, तो उन्हीं से देख दाख के थोड़ा थोड़ा बना लिया करते थे। उदाहरण के रूप में जैसे कृष्ण जिले में आप जो महाराष्ट्र में उसमें कपोतेश्वर मंदिर देखेंगे। द्वितीय चरण में जो है स्तूपों का अनुकरण करके जो है गोल मंदिर बनाए जाने लगे। और देन तृतीय चरण में जो है मंदिर की छत चौकोर एवं समतल बनाई गई और इसमें जो है एक कमरा बनाया गया जिसमें जो है देव मूर्ति स्थापित की गई, जिसे गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह बिल्कुल अंदर साइड होता है, किसमें बताऊँ, हाँ देखिए इसमें अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है वहाँ पे गर्भगृह होता है। ओके, कमरे के सामने एक जो है हॉल बनाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, मंडप कहा जाता था। ओके, और चौथे चरण में जो है प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कुछ मंदिरों के एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। जैसे विष्णु मंदिर जो कि तिगवा स्थान पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। शिव मंदिर भूमरा जो कि नागौद मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। पार्वती मंदिर जो कि नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। और दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर जो कि खो सतना मध्य प्रदेश में है। और भितरगांव मंदिर जो है भितरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर जो कि शिरपुर रायपुर और छत्तीसगढ़ में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको याद करने के लिए इनको एक बार मैप में ड्रॉ कर लीजिए। मैप में ड्रॉ कर लेंगे ना तो आपको लाइफ टाइम ये याद रह जाएगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मूर्ति कलाओं के बारे में बात करें तो बिहार के जो है सुल्तानगंज में जो है बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त होती है। ये सबसे सुंदर मूर्ति है, जिसे ब्रिटेन के जो है बार्मिंग संग्रहालय में रखा गया है। मतलब ब्रिटेन में रखा गया उसे, इतनी सुंदर मूर्ति है, मतलब ले गए होंगे अंग्रेज। ओके, चित्रकला के बारे में बात करें तो गुप्त काल में जो है अजंता एवं बाघ की गुफाएं से चित्र प्राप्त होते हैं। ये जो है ना आपको ये अजंता केव की देखने को मिलेंगी। अब आप देखिए कितने पुरानी जो है पेंटिंग आज भी आपको कितनी लुभावनी लगती है, कितनी इंटरेस्टिंग लगती है देखने में। ऐसा नहीं लगता कि उस टाइम जो कलर वगैरह यूज़ किए होंगे वो कितने डेवलप हुए होंगे, और उस टाइम की क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी कि वो कलर आज भी नहीं मिट रहे हैं, हजारों सालों बाद भी नहीं मिट रहे हैं। तो ये अपने आप में ही एक अचंभे को दर्शाता है। अजंता की गुफाओं में जो है दो प्रकार के चित्र की तकनीक प्राप्त हुई है। एक तो थी फ्रेस्को तकनीक, इस तकनीक में जो है गीला लेप में जो है चित्र निर्मित किए जाते थे। दूसरी थी टेम्परा तकनीक, तो इस तकनीक में जो है सूखे लेप द्वारा चित्र निर्मित किए जाते थे। ओके, देन हम लोग बात करें इस टाइम में कौन कौन से रचनाएं और लेखक साहित्य हुए थे, आपको वो भी ध्यान रखना है। कालिदास के बारे में मैं आपको ये बता ही चुका हूँ। विशाखा दत्त का आपको ध्यान रखना है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक द्वारा लिखी गई थी। अमरकोश जो कि अमर सिंह द्वारा लिखी गई थी। और नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी। कामसूत्र जो कि बादशाहन द्वारा। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र वही है जिनकी कहानी आप लोग देखते रहते हैं। नीतिशास्त्र जो कि कामदंड द्वारा लिखी गई थी। तो इन सबको आप लोग देख लेना। हाँ, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा उसका सामाजिक कंडीशन वहाँ पे क्या क्या थी, महिलाओं की क्या कंडीशन थी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। और 9 रत्नों को भी तो हम लोग देखना है। देखिए जो चंद्रगुप्त तृतीय था उसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जो कि मैं अभी बता नहीं पाया था, तो यहाँ पर अभी इसको कवर कर लीजिए। तो देखिए अमर सिम्हा जो कि संस्कृत के एक महाविद्वान थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है अमर कोश। ठीक है, तो इसमें जो है संस्कृत की वोकेबलरी ऐड करी गई है। इसके बाद बात करते हैं धन्वंतरी के बारे में। तो ये एक फिजिशियन थे। ओके, इसके बाद हरिसेन का नाम आपको ध्यान रखना है, हरिसेन। तो देखिए कंपोस्ट प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन ने जो थे वो प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है, आज का जो प्रयागराज है आपको मालूम है, तो वहाँ से पिलर की स्क्रिप्ट वगैरह जो थी वो इन्हीं ने लिखी थी। इसके बाद जो कहा पंकज थे जो एस्ट्रोलॉजर थे, और शंकी जो कि स्किल आर्किटेक्ट थे, और जो बरामीर थे इन्होंने वर्क किया था पंच सिद्धांत वगैरह में, और जो बैरेज थे तो ये संस्कृत स्कॉलर थे, और इन्होंने जो है प्राकृत लैंग्वेज की जो है फर्स्ट ग्रामर की जो बुक लिखी थी। आपको बस इनके नाम याद रखना है। ओके, याद रख लेना, आपको कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं कि उस टाइम जो ट्रेड हुआ करता था वो किस तरीके से हुआ करता था। देखिए राइटिंग में मत जाना, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, वर्क कर रहा हूँ, जल्दी इस पर कर दूंगा। इसके बाद देखिए ट्रेड कॉन्टैक्ट वेयर वेल एस्टेब्लिश विद द रोमन एम्पायर। तो जो रोमन एम्पायर था उसके साथ जो है अच्छे ट्रेड हुआ करते थे। उज्जैन बिकम अ मेजर कमर्शियल सेंटर। जो उज्जैन था
वो मेन जो है कमर्शियल सेंटर था, मतलब इकोनॉमी का एक मेन सोर्स था, एरिया था वो। ओके, याद रखना है आप लोग को। देन ये देखिए, मेजर ट्रेड जो हमारा हुआ करता था, पार्ट का ट्रेड वो हुआ था, सिल्क हुआ करता था, पर्ल्स मतलब मोती हुआ करते थे, लेदर गुड्स, और जो ज्वेलरी थी, एवोरी थी, स्पीसीज, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग ट्रेड व्यापार किया करते थे। हाँ, उस समय का समाज कैसे हुआ करता था, सोसाइटी के बारे में हम लोग को अच्छे से देखना है। कास्ट सिस्टम वहाँ पर रिजिड था, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है जाति विवाद, इस जातिवाद यहाँ पर हो गया था, समझ रहे हैं आप लोग। मतलब जातिवाद जो था वो जड़ पकड़ने लगा था इस शाम में। और अगर हम लोग बात करें, जो है आश्रम सिस्टम यहाँ पर हुआ करता था, वही 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास वगैरह। मैरिज इस टाइम में क्या हो सकती थी, देखिए विडो मैरिज अलाउ थी और सती प्रैक्टिस यहाँ पर सूख होना शुरू हो गई थी। फैमिली लाइफ जी कैसी थी, पेट्रियार्की सिस्टम थी, मतलब पितृसत्तात्मक समय था। महिलाओं की कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए महिलाओं की जो कंडीशन थी वो यहाँ से गिरने लगी थी। और यहाँ पर हम लोग देखें कि जो इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था, और इनको वेदों की स्टडी भी नहीं करने दी जाती थी। ओनली कुलीन फैमिली गर्ल्स राइट टू इन स्टडी, जो कुलीन फैमिली हुआ करती थी, बड़े वाले लोगों की जो बेटियाँ हुआ करती थी, उन्हीं को ही जो है पढ़ने के लिए अलाउ किया जाता था। गर्ल्स मैरिज इन जो है मतलब चाइल्ड मैरिज को यहाँ पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। उसमें ये जो लड़का की तरफ हुआ करता था, लड़के की एज डिप नहीं करती थी, लेकिन जो लड़कियों का विवाह है वो 12 से 13 ईयर में कर दिया जाता था। पर्दा प्रथा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, सती प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। और ऑनरेबल प्लेस इन द वाइफ फैमिली, मतलब वाइफ का जो है वो अच्छा प्लेस हुआ करता था, मतलब वहाँ पर अपने घर में। देन बात करें, नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब प्रतिबंध ऑन द विडो मैरिज, मतलब वो विधवा विवाह जो वहाँ पर, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो होते थे। ओके, देन बात करें हम लोग फूड के बारे में, तो फूड के बारे में फाइन बताते हैं कि ये ईट नहीं करते थे, मतलब नहीं खाते थे, ना तो हंटिंग करते थे, ना वाइन्स करते थे, ना ऑनियन और लहसुन वगैरह यहाँ पर नहीं खाते थे। ईट ओनली वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, ओपल्स, मिल्क वगैरह ही खाते थे। ओके, कस्टम्स और ज्वेलरीज वगैरह, धोती वगैरह पहनते थे, और शका फ्लुएंस जैसे कोट वगैरह, ओवर कोट और पैजामा यही वगैरह पिया करते थे। पगड़ी, कोट, धोती, शूज़ ये वगैरह करते थे। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, चेस, चॉपर वगैरह खेलते करते थे, सी बैटल होते थे, बफेलो बैटल, ओके, डांस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब जो थे ये सोसाइटी थी हमारी उस टाइम की। ओके, याद रखना है। एजुकेशन भी देख लो थोड़ा सा, है ना। तो देखिए इस टाइम आपको नासिक विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय आपको देखने को ही मिलेगा, कांची में, मथुरा में, उज्जैन में, सांची में, यहाँ पर जो थे अच्छे हुआ करते थे एजुकेशन सिस्टम। इसको क्यों गोल्डन एज कहा जाता था, देखिए एरा ऑफ द ग्रेट एम्पायर। तो यहाँ पर आपको जितने भी शासक देखने को मिलेंगे, कुछ को छोड़ के, लेकिन महान शासकों का ये जो था ये अच्छा एम्पायर रहा है। ओके, एरा ऑफ द पॉलिटिकल यूनिट, तो यहाँ पर जो राज्य थे उन्होंने ज़्यादा धोखा नहीं दिया था इनको। इसके बाद टाइम ऑफ द आइडियल गवर्नेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब धार्मिक सहिष्णुता काफ़ी थी, मतलब धार्मिक टकराव बहुत कम हुआ करते थे यहाँ पर। इकोनॉमिक की प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, जो यहाँ पर आपको पैसे की कमी देखने को नहीं मिलेगी। देखेंगे राज्य लोग जो थे मुद्राएं जारी करते थे, अपने जो है वीणा वगैरह जो है आपने देखा होगा, उसमें अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे बहुत सारे। जो अब राजा खुद जो है इतिहासकार, जो राजा जो थे वो खुद विद्वान हुआ करते थे, खुद साहित्यकार हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, तभी तो आप लोग कविराज जैसी उपाधि देखने को मिलते हैं। इसके बाद एरा ऑफ लिटरेसी एडवांस, तो मतलब इस टाइम जो कितने आप नवरत्न देखेंगे तो कितने सारे लोगों ने कितनी सारी पुस्तकें लिखी हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट्स, आर्ट का तो डेवलपमेंट हुआ ही था, साइंटिफिक प्रोग्रेसेस आप देखेंगे आर्यभट्ट जैसे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम था वो देवगुप्त देवराज भी मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को जो है दिनार कहा जाता है, और जो फाइन के अनुसार सामान्य लेन देन में जो कोड़ियों का जो है प्रयोग होता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर समूह या बयाना से प्राप्त होता है। और बात करें गुप्तकाल में जो है किसानों से जो है उद्रंग व जो है उपकीर नामक जो है अतिरिक्त लिया जाता था। ओके, अतिरिक्त कर जो है एक्स्ट्रा कर टैक्स लिया जाता था। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लेना, हो ना। तो हम लोग जो है अब हमारी क्विज लगाते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट देख लीजिए, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना का जो श्रेय है वो गुप्त सम्राट की जो कुमार गुप्त प्रथम है उनको जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दशमलव प्रणाली का जो है विकास गुप्त काल में हुआ था। प्राचीन ग्रंथ जो है रेशम के लिए जो है कोशे शब्द का प्रयोग किया करते थे। ओके, बाकी शतरंज खेल वगैरह ये तो आपको बता ही चुका हूँ मैं।
तो देखिए फाइनली इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो जिसके भी पूरे आंसर सही होंगे तो उनका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूँगा। ओके, इससे क्या होगा, कंपटीशन की भावना होगी ना। आप लोग जब सोचेंगे कि हमारा भी नाम आना चाहिए, हमारा भी नाम आना चाहिए, तो आप आंसर लगाओगे आप लोग। ओके, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बहुत ही सिंपल है। फाइन किसके शासनकाल में आया था, ये भी बहुत सिंपल है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी करे थे, तो ये भी आपको बताना है कमेंट करके। और इसके बाद योग दर्शन के जो है प्रतिपादक कौन थे, ये भी बताना है। कई बार एग्जाम में पूछे गए। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। न्याय दर्शन के जो है प्रचारित किए, किसने प्रचारित किया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, तो क्या दिया गया था ये मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने जो है 4 अश्वमेध का संपादन किया था, तो ये भी बताना है। देखिए आंसर तो इसका लिखा हुआ है, नीचे वाले का बताना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। ओके, तो हाँ इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो कुछ ना थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन देखिए इंटरटेनमेंट तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो आप लोग और मैंने आपका एक बटन हटा दिया। आपको सिर्फ वीडियो को देखना है, PDF में आपको दे दूंगा, है ना। तो आपको नोट्स नहीं बनाने से कम टाइम लगता है आपका। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को भी पहुंचाइए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और देखिए अपने इधर सब फ्री रहेगा, और ना पहले फ्री ना कभी मैंने पेड करा है, ना आगे पेड करूँगा, सब कुछ फ्री रहेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।